हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जिंजी IITN पे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी यूट्यूब फैमिली 3000 की हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम श्री राम है और मैं आज आप सभी को मैथमेटिक्स वीक के डिटेल रिवीजन लेक्चर में स्वागत करता हूं। इसका जो टॉपिक होगा, इसका जो सिलेबस होगा वो सोलली बेस्ड होगा IIT मद्रास डिग्री का जो स्ट्रीम प्रोफेसर ने पढ़ा है उसी पे। मैं किसी भी एक्स्ट्रा टॉपिक को इसमें ऐड नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में जानना है, फिर एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में जानना है, और फाइनली SSC के बारे में जानना है, विच इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन सेट ऑफ पॉइंट्स एंड अ लाइन। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने जब भी रियल पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम से पता चल रहा है एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि प्लेन को चार भाग में बांटता हो। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या कहलाता है, वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर ईच अदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी पॉइंट की, तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे अगर आपको कोई भी पॉइंट शो करना है तो वो पॉइंट शो किस फॉर्म में होगा, वो पॉइंट शो होगा XY फॉर्म में। आइदर वो X1 Y1 हो जाए, वो X2 Y2 हो जाए। तो याद रखना, जब भी आपको ये बोलता है कि कोई पॉइंट है P3 4, दैट मीन्स X का वैल्यू 3 है एंड Y का वैल्यू 4 है। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ कि जो मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने ये तो देख लिया, जो मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसमें हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये चार भाग में डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, हर एक भाग को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमको जानना है कि व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर एनी रियल पॉइंट्स इन ईच क्वाड्रेंट। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कभी भी आपको साइन पूछा जाए या कभी भी आपको पॉइंट कन्वेंशन में दिक्कत हो, तो साइन कन्वेंशन जो फॉलो करता है वो क्या है, वो फॉलो करता है सबसे पहले एक्स का साइन फिर वाई का साइन किसी भी क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो जो साइन कन्वेंशन होने वाला वो क्या हो जाएगा, वो प्लस का होगा। यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट्स क्या हो गए, 3 4 हो गए, 2 4 हो गए, -2 3 कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा नेगेटिव है और वाई मेरा क्या है, वाई मेरा पॉजिटिव है। तो पहले एक्स की साइन आएगा फिर वाई का वैल्यू आएगा। यानी यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, -x एंड +y के फॉर्म में आएंगे। अगर मैं इसी तरह बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव है एंड y भी निगेटिव है। तो जो मेरे पास साइन कन्वेंशन आने वाला है इस क्वाड्रेंट का, वो माइनस आने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है एंड y निगेटिव है। तो जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +-। अगर आपको कभी भी दिक्कत हो तो ओरिजिन न्यूट्रल कहा जाता है ना, ओरिजिन को न्यूट्रल कहा जाता है। एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात करें तो ये दोनों कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के हो सकते हैं। हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कभी भी साइन कन्वेंशन के द्वारा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अब अगला टॉपिक पे बढ़ता हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रूफ आप कर सकते हो, मैं एक का प्रूफ आपको बता देता हूँ। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो कभी भी आपको एक पॉइंट पूछता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पूछा जाए किसी और पॉइंट्स, ठीक है ना। आप इस तरह से देखो
कि जो ओरिजिन है वो भी एक पॉइंट ही है, बस उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 0 0। तो अगर आपसे कोई एक पॉइंट है पी एक्स वाई, अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द ओरिजिन, तो असल में क्या होगा, ये मेरा डिस्टेंस ओ पी जो है वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ओ पी को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हम पी से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को, ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स कॉमा 0 पे। उसके बाद जब आप यहाँ पे क्या करोगे, मान लेते ये पॉइंट आर है, तो अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तब आप यहाँ से आपको ये मिलेगा कि कभी भी आपको अगर हम एक पॉइंट और एक ओरिजिन के बीच डिस्टेंस निकाल रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स की बात करता हूँ, तो मेरे पास एक रियल प्लेन है और उस रियल प्लेन में मेरे पास एक पॉइंट है पी x1 y1 और दूसरा पॉइंट है की x2 y2। मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पी क्यू से डिनोटेड होगा। तो इसका भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से भी एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप राइट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और फिर से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाकर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो जब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 0 होगा, और जब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 0 हो जाएगा। लेकिन आपका ट्रायंगल कितना का है, लेकिन आपका ट्रायंगल सिर्फ ये है, तो आप इस पॉइंट को एक a मान लोगे, इस पॉइंट को आप q मान चुके हैं। तो जब पी क्यू ए में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। आप अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो जनरली बहुत ही बेसिक है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत है। आगे मैं बढ़ता हूँ सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लोग दो तरह के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का काम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला तब आया जब एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करने लगा, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है L, ठीक है, और इस लाइन L को कोई पॉइंट P जो कि एक्स वाई है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n रेशियो में। तब आता है सेक्शन फार्मूला का काम। जब भी एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा हो तब हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा A है जिसका वैल्यू x1 y1 है, और ये पॉइंट मेरा B है जिसका वैल्यू x2 y2 है। अगर आपको इस तरह के फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला का अगर आपको प्रूव करना है तो एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन से भी आता है ना, मैट्रिक्स से भी आता है इसका प्रूफ, और दूसरा आप कहाँ से कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ भी राइट ट्रायंगल का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करोगे, इक्वलिटी या सिमिलरिटी का, और वहाँ से आप ला सकते हो। मैं डायरेक्ट फार्मूला की बात करूँगा कि अगर आपको पी एक्स वाई निकालना है जो कि एक लाइन एल को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका फार्मूला इस तरह से डिस्क्राइब होता है। इसका फार्मूला इस तरह से डिस्क्राइब होता है कि m टाइम्स x2, ठीक है, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1, यानी कि अगर हमको डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को एक पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि एक लाइन L को m/n में डिवाइड करता है, तो आप m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 बाई m प्लस n फॉर्मूला का यूज करोगे। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जो सेक्शन फार्मूला ने लाइन को डिवाइड किया है वो इंटरनली डिवाइड किया है। इंटरनली डिवाइड का मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो लाइन के अंदर, मतलब लाइन पे बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे सिचुएशन की सिनेरियो की बात करता हूँ जहाँ पे मेरा पॉइंट ये है, जहाँ पे मेरा लाइन ये है a x1 y1 एंड b x2 y2, और एक पॉइंट कोई p है जो कि लाइन l को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n पे, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करते टाइम याद रखना कि अगर आपसे बोलता है कि एक्सटर्नली एनी पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो कभी भी आपको ये पता चले
कि एक पॉइंट जो है एक लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फार्मूला का ही इस वेरिएंट को यूज करेंगे। अगर आपको ये पता चलता है कि कोई पॉइंट कोई लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आप देख सकते हो ना यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, ए बी से दूर है, ए बी पे पॉइंट नहीं है, तो इसको हम एक्सटर्नली कंसिडर करेंगे। तब जो मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको माइनस साइन का यूज कर देना है। y का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस। अब अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स की, अगर आपको एक प्लेन दिया जाता है ना, एक आपको प्लेन दिया गया है क्योंकि कोई भी रियल प्लेन की बात करेंगे तो हर पॉइंट को हम एक पी एक्स वाई में डिनोट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों, और एक मेरे पास इसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट है क्यू x2 y2 एंड r x3 y3। तो अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, दैट विल 1/2 मोड। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो फिर से आप एरिया के टर्म में चले जाओगे। अगर आप देखो इसको कैसे प्रूफ करना होता है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको इसको एक रियल प्लेन में कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद इसको राइट एंगल ट्रायंगल में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आप उसके एरिया को कंपेयर करोगे, तब जाकर आप इसके फॉर्मूला को निकालोगे। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप इतना ज़्यादा, तो अगर मैं बात करता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 है ना, इसका भी मैं आपको याद कराने का तरीका बताऊँगा, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ पर याद रखना आपको मोड का साइन दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसको याद रखने का तरीका क्या है, 1 2 3, यानी कि अगर आप x पे 1 रख रहे हो तो y पे 2 3 रखोगे, अगर आप x पे 2 रख रहे हो तो y पे क्या हो जाएगा, y 3 1 माइनस y1 हो जाएगा, अगर x 3 रख रहे हो तो y क्या हो जाएगा, y 1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अगला बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है, हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन की तरफ मूव कर चुके हैं ना, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर। तो स्लोप ऑफ द लाइन होता क्या है, देखो स्लोप ऑफ द लाइन होता है ना tan ऑफ थीटा। कभी भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, तो वो होता है tan ऑफ थीटा, दैट इज tan थीटा, वेयर थीटा इज द inclination of line with positive x-axis in anti-clockwise direction। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन ये हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास कोई एक लाइन L है, ठीक है दोस्तों, कोई मेरे पास एक लाइन L है, तो अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है तो इसके स्लोप को मैं m से डिनोट करूंगा और मैं ये मान लूंगा कि tan थीटा इसका स्लोप होगा। ठीक है, वेयर थीटा इज द inclination of the line with positive x-axis in anti-clockwise direction। याद रखना anti-clockwise direction में हम यहाँ पर एंगल को काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए एक नॉर्मल सा तरीका ये होता है कि आप एक यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करोगे, ठीक है, फिर आप यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो जनरली पॉइंट जो आता है वो आता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि कभी भी आपके पास एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स आपको पता है, तो जो आप स्लोप लिख पाओगे उस लाइन का वो हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आपको ये याद रखना है कि थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, 0 से 180 के बीच में रेंज करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, मतलब ये कि अगर मेरा लाइन ऐसा हो जाता है, अगर मेरा लाइन इस तरह से हो जाता है, तो अगर आप देख रहे हो कि थीटा कितने है, ये थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो इस टाइम जो मेरा tan थीटा होगा, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर ये अल्फा एंगल है तो मेरा जो tan थीटा हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ tan अल्फा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि थीटा अगर मेरा 135 डिग्री हो जाता तो थीटा 135 क्या होता, तो tan 135 होता क्या, तो tan 135 की अगर आप बात करते हो तो होता है -1, जो कि क्या हो रहा है, जो कि माइनस ऑफ tan 45 डिग्री हो रहा है। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan निगेटिव होता है, 90 से जब ऊपर चल जाता है तो tan क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जब मेरा थीटा 90 डिग्री से ऊपर हो जाए तो आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके इसकी कैलकुलेशन को आप इग्नोर कर सकते हो। हमको सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए
उसके आगे माइनस का यूज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि क्या स्लोप का काम क्या है ना, क्या स्लोप से हम एक लाइन को डिटरमाइन कर पाएंगे? नहीं। अगर मैं बात करता हूं कि क्या सिर्फ हम एक आपको स्लोप दे देते हैं, ठीक है ना, एक लाइन का अगर हम स्लोप दे दें तो क्या आप किसी लाइन के डिफिनीशन को डिस्क्राइब कर पाओगे? क्या उस लाइन के बारे में बता पाओगे? तो नहीं। एक स्लोप कांट डिटरमाइन अ लाइन यूनिकली, यानी कि एक लाइन को यूनिकली शो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लाइन होंगे जिनका स्लोप एक होगा, तो आप एक लाइन को कैसे यूनिक शो करोगे? वो बहुत बड़ा बात है ना, वो बड़ा बात है। तो स्लोप का यूज कहाँ पे आता है? तो सर जी स्लोप का यूज तब आता है जब लाइंस पैरेलल्स हो जाते हैं, एंड दूसरा जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाते हैं तब। तो जब भी आपको यहाँ पर कभी भी लाइन में दिखाई पड़े कि लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की बात कर रही है, अदर देन स्पेसिफिक बात कर रहा है स्लोप, अगर लाइन में कहीं भी या किसी भी क्वेश्चन में पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का जिक्र है तो आप एक बार जरूर स्लोप की तरफ मूव करिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि पैरेलल लाइन के साथ कैरेक्टराइजेशन क्या है, तो मैं बता देता हूं कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। चलो एक बार देखते हैं। पैरेलल लाइन वो होगा, इस तरह का लाइन पैरेलल होगा, है ना। तो अगर मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता हूं तो आप ये देखोगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ ये लाइन भी थीटा बना रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन भी थीटा बना रहा है। यानी अगर ये लाइन L1 एंड L2 है तो L1 एंड L2 पैरेलल तभी होगा जब M1 एंड M2 इक्वल हो जाएगा, मतलब कि tan ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 इक्वल हो जाएगा। यानी अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, एंड वाइस वर्सा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल हो। हाँ जी दोस्तों, तो अब अगर मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर लाइंस की, तो परपेंडिकुलर लाइंस किस तरह से होंगे? इस तरह से होगा कि अगर एक लाइन ये है तो इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो मैं मान लेता हूँ L1 ये है, L2 ये है। तो आपको याद रखना है कि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो जो स्लोप होगा, तो जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू -1। आपको याद रखना है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1, और अगर किसी दो लाइन के प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। आपको दोनों तरफ से याद रखना है, वाइस वर्सा भी याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को हम जान चुके हैं। नाउ देयर इज अ रिलेशन ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस एंड देयर स्लोप्स, यानी कि मेरे पास दो लाइन है, ठीक है, L1 एंड L2, और मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि अगर मेरा ये प्लेन है, ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ? ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो मेरा एंगल है α2, और लाइन L1 जो बना रहा है वो मेरा क्या है? α1। तो आपको याद रखना है जब भी हमसे पूछेगा एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन हम हर समय एक्यूट एंगल को डिनोट करेंगे, एक्यूट एंगल को प्रेजेंट करेंगे। अनलेस स्पेसिफिक दिया गया है कि आप बिगर एंगल बिटवीन टू लाइन बताइए, तब हम इसके तरफ जाएंगे। लेकिन अगर जनरली हमसे पूछा जाए कि किसी भी दो लाइन के बीच एंगल बताओ, तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक्यूट एंगल थीटा है, अगर मेरा ये है और अगर मैं एक्स एक्सिस को उठाकर यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा बन रहा है ये क्या है? सर जी ये है α2, है ना, और ये एंगल क्या है? ये जो छोटा एंगल है वो क्या है? α1। तो जो मेरा थीटा है वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा सर α2 माइनस α1। तो अगर मैं tan थीटा दोनों तरफ लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ α2 माइनस α1। अब अगर यहाँ पर मैं tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो अगर tan α2 क्या हो जाएगा? tan α2 हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो जाएगा। और अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ इसके ऑब्ट्यूज एंगल की, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? फाई है, तो इसका ऑब्ट्यूज एंगल अगर फाई है तो tan ऑफ फाई क्या हो जाएगा? tan ऑफ फाई क्या हो जाएगा? अभी मैं बात कर चुका हूँ कि tan ऑफ जो फाई होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आप इस तरह से
किसी भी दो लाइन के बीच एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन की, कि कैसे किसी भी एक लाइन को हम यूनिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम जस्ट देख चुके हैं कि एक स्लोप जो है किसी भी एक लाइन को यूनिकली डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे लाइन का स्लोप एक ही हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हर एक डिफरेंट लाइन का यूनिक होता है। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की, तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले से जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। सर जी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है। तो अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस का लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू 0। और अगर कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर मेरा ये लाइन L1 है और अगर ये मेरा लाइन L2 है, तो जो L1 का इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू a, अगर ये डिस्टेंस a है। और अगर ये डिस्टेंस v है, तो जो L2 का लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b। आप इस तरह से समझो कि अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसको 5 पे काट रहा है और ये L1 है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो डिनोट किया जाएगा y इज इक्वल टू a में, वेयर a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन एंड x एक्सिस। वेयर a क्या है, लिख देता हूँ कि a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड x एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ वर्टिकल लाइंस की, तो वर्टिकल्स लाइन क्या हो जाएंगे, ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू y एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं लाइन L1 की अगर इस डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ a, और अगर ये डिस्टेंस b है, तो लाइन L1 का जो इक्वेशन होगा आप देखोगे कि ये x इज इक्वल टू b होगा, और लाइन L2 का जो इक्वेशन होगा वो आप देखोगे कि x इज इक्वल टू a होगा, और लाइन L2 का जो इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू b होगा। दैट मीन्स कोई भी वर्टिकल लाइन का जो इक्वेशन आप लिखोगे वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा x इज इक्वल टू b फॉर्म में, वेयर b क्या है, b इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन टू y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड x एक्सिस, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जब लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको एबल करता है कि किसी भी लाइन को हम यूनिकली रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे। हम आपको कैसे बता पाएंगे कि मेरे पास एक लाइन है जो कि आपसे अलग है, तो हम दोनों के इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका, जो सबसे सिंपल तरीका है, वो ये है कि मेरे को अगर किसी भी लाइन का एक पॉइंट मिल जाता है और एक स्लोप मिल जाता है, तो हम उसके इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद रहे या नहीं रहे, अगर आप सिर्फ 2 फॉर्मूला याद कर लेते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म, तो आप बाकी सारे फॉर्म को डिराइव कर सकते हो ऑन द स्पॉट एग्जाम पे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई लाइन L है, ठीक है, कोई लाइन L है जिसका कि पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और इसका स्लोप m है, तो जो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, मैंने आपको भी एक चीज़ बताया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो जिसके लिए हमको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं इसी लाइन पर एक पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ xy, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y1 माइनस y बाई डिवाइडेड बाई x1 माइनस x। तो m टाइम्स is equal to y1 minus y. This is the formula of point slope form. This is the equation of a line for point slope form. जहाँ पर ये क्या है, स्लोप को दर्शा रहा है, x1 y1 क्या है, x1 y1 वो पॉइंट है जो कि आपको दिया गया है, एंड xy क्या है, xy एक जनरल पॉइंट जो कि एज्यूम किया गया है उसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, एक बात ये भी कि अगर कोई पॉइंट P है जो कि एक लाइन L के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप ये बोलने के काबिल हो जाओगे
कि पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन L। यानी अगर आपको कभी भी कोई बताए कि ये पॉइंट P लाइन L पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट P को उठाओगे तो पॉइंट P का कोई वैल्यू होगा, पॉइंट P का वैल्यू होगा XY। और किसी भी लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, AX1 + BY1 + C = 0, है ना। अगर मैं इसको XY को यहाँ पर पुट करता हूँ और अगर मेरा वैल्यू 0 आ जाता है, दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो आप ये बोलोगे कि लाइन पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L। दूसरा हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन 2.4। तो सिमिलरली फिर से हम यही बोलेंगे कि इस बार आपको क्या दिया है, इस बार आपको दिया है 2 पॉइंट, एक x1 y1 और एक x2 y2। तो मैं इसी लाइन पर एक आगे चलकर एक पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूँ x y। तो आपको भी पता है कि अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ एंड c मान लेता हूँ, तो आपको तो ये पता होगा कि किसी भी एक लाइन का जो स्लोप होगा किसी भी 2 पॉइंट से निकले वो इक्वल होगा, यानी कि स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा। एक ही लाइन है ना, तो एक लाइन का कोई भी 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाले तो इक्वल होगा। तो यहाँ से स्लोप क्या निकलेगा, y2 - y1 by x2 - x1। और यहाँ से स्लोप क्या निकलेगा, y - y2 by x - x2। ठीक है दोस्तों, है तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। फिर आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, फिर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, है ना, कि जो मेरा y - y2 होगा वो क्या हो जाएगा, y2 - y1 by x2 - x1 इंटू x - x2। अगर आप जनरली बात करो तो ये फॉर्म भी क्या है, ये फॉर्म भी पिछला जैसा फॉर्म है कि ये y - y1 हो गया और ये मेरा स्लोप हो गया था और ये मेरा x - x1 हो गया था। तो आप किसी भी लाइन के इक्वेशन को ना जनरली आप उस पर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इस तरह के इक्वेशन वेरिएंट को याद करने से ये होता है कि आप ऑन द स्पॉट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको स्लोप नहीं निकालना पड़ेगा, है ना, स्लोप नहीं निकालना पड़ेगा। या जब इस तरह से स्लोप आप तब निकाल लोगे ना, इजी हो जाएगा जब आपके पास फिक्स्ड कांस्टेंट दिया गया। लेकिन जब आपको वेरिएबल यूज करेगा तो वेरिएबल जब यूज करता है तो इस तरह के फॉर्म का बहुत योगदान मिलता है, तब जाकर जो प्रूफ होता है वो ईजी होता है। आगे मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो इंटरसेप्ट 2 तरह के हो सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है एंड वाई इंटरसेप्ट हो सकता है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन एक्सिस पे काटे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, देखो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कोई लाइन जो कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा एक्स इंटरसेप्ट। तो डी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। वही मैं बात करता हूँ वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, तो वाई इंटरसेप्ट होता है कि वो लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता हो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सी, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आपको एक स्लोप दिया गया है ना, जो कि मान लेता है इसका स्लोप m होगा, और आपको इंटरसेप्ट दिया गया है। अब x इंटरसेप्ट भी दिया जा सकता है, y इंटरसेप्ट भी दिया जा सकता है। फिर सिमिलरली आप देखो करना वही है कि आपको क्या देगा, करना वही है, प्रूफ आप इसको भी कर सकते हो कि आपको एक स्लोप दिया जाएगा, आपको एक इंटरसेप्ट दिया जाएगा। तो इंटरसेप्ट क्या है आखिर, इंटरसेप्ट आखिर एक पॉइंट ही तो दिया है, तो एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, आप एक और पॉइंट को जनरल एक्स वाई को क्या करोगे, एज्यूम करोगे, उसका प्रूफ कर दोगे। मैं जनरली बता देता हूँ कि अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया रहे तो जो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो होता है y = mx + c। c क्या है, c y इंटरसेप्ट है। अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया रहे तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y = m टाइम्स x - d, जहाँ पर d क्या है, d x इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे सीधा बात किया गया कि हमने आपको इस बार स्लोप वगैरह कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ आपको क्या दिया, इंटरसेप्ट दिया। इंटरसेप्ट एक टेक्निकल वर्ड यूज किया इन्होंने, है ना, इंटरसेप्ट इन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं, बस एक जनरल टेक्निकल यूज किया है, टेक्निकल वर्ड यूज किया कि मान लेता हूँ ये a 0 हो गया और ये मेरा क्या हो जाए, 0 b हो जाए। तो आपको 2 पॉइंट अगर एक लाइन का दिया रहे तो आप क्या यूज करोगे, सिंपल सा बात है, 2 पॉइंट फॉर्म आता है ना आपको यूज करने के लिए, कि आप हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट एक्स वाई को कंसिडर कर लेते हैं तो आप 2 पॉइंट तो यूज कर सकते हो, y2 - y1, है ना, x2 - x1 इज इक्वल टू क्या हो जाता था, इज इक्वल टू हो जाता था x - x1 इंटू, कोई इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, ये होता था ना
कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होता था। तो अगर आप इस पे इसको वेरीफाई करोगे तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला था जब आप एक पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म को याद कर लेते हो तो बाकी को आप ऑन द स्पॉट आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि आप डिराइव करो। अगर आपको ये पता चले कि ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, और बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो होता है एक्स वाई ए प्लस वाई वाई वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है सर। तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगा ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैंने टेबल उठा लिया लेक्चर प्रोफेसर सर के लेक्चर से, क्योंकि इसमें उन्होंने समराइज कर दिया सबको कि अगर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म निकालना है तो आप इस पे जाओगे, अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला निकालना है तो आप इधर से जाओगे। सी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। अगर आपको वाई इंटरसेप्ट दिया रहा है तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया रहा है तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया और इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिख दिया। मैं इसको बताने के लिए यहाँ पर नहीं लाया, मैं इसको बताने के लिए लाया किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये याद करने से आपके ज़िंदगी में आसानी हो जाएगा। अगर आप ये याद कर लेते हो कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में m का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए बाई बी, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे बात करूँ तो आपको निकालना पड़ेगा। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बता दिया गया कि अगर आपको यहाँ से एक इक्वेशन दे दे ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी, और अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर मैं पूछ लूँ कि वो पॉइंट क्या है जो कि y1 है, वो क्या हो जाएगा माइनस एम टाइम्स x1, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा माइनस सी बाई बी। ये सब आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला में m की बात किया है, m का जो स्लोप होगा वो माइनस ए बाई बी ही होगा किसी भी कंडीशन में। आपको याद रखना है c क्या हो जाएगा माइनस सी बाई बी, d क्या हो जाएगा माइनस सी बाई बी, सी बाई ए। तो अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगा। ऐसे आपको वहाँ पर फालतू का 5 से 10 मिनट डिराइव करने में लगेगा, है, जो कि आपका कन्फ्यूज़न या फोमो क्रिएट कर सकता है एग्ज़ाम में। तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। अब अगर मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल की, तो आप यहाँ पे प्रूफ किया गया है क्या कि सो डैट टू लाइन्स ए एक्स प्लस बी वन बी बाई वन प्लस सी वन एंड दीज आर पैरेलल इफ दिस इज ट्रू एंड परपेंडिकुलर इफ दिस इज ट्रू। तो मेरे को क्या पता है कि 2 लाइन पैरेलल तब होंगे जब उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा, एंड 2 लाइन पैरेलल तब परपेंडिकुलर होगा जब उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप माइनस 1 हो जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अब इन दोनों लाइन को याद रख, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आपको याद रखना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल तब होंगे जब a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1 हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि पैरेलल कब होंगे, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर तब होगा जब a1 a2 प्लस b1 b2 किसके इक्वल हो जाए, 0 का इक्वल हो जाए। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या निकलेगा, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2। इसका मतलब क्या है, a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b2 बाई a2। तो ये परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है और ये पैरेलल होने का कंडीशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। दैट मीन्स आपको एक लाइन L दिया जाएगा और एक पॉइंट P दिया जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे x1 y1, और आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो अगर इस तरह से कभी भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन पूछता है, दैट मीन्स वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके इक्वेशन की, तो L का इक्वेशन क्या हो जाएगा, L का इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपको दिया रहेगा। तो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो क्या,
यहाँ पे आप एक पॉइंट को निकाल लोगे इससे कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा -b/a, इसका कोई एक पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, मैंने वहाँ पर बताया था -c/, क्या बताया था, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा -c/v। तो आप यहाँ से पॉइंट निकाल के प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर एक लाइन और एक पॉइंट के बीच डिस्टेंस को आप डी डिनोट करते हो, ठीक है, आप डी डिनोट करते हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, mod ऑफ ax1 by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a² प्लस b², वेयर x1 and y1 are the coordinates of the point P and ax plus abc are the coefficient of the x, y and constant term। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी को यूज करके एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया कि जब भी पैरेलल लाइन की बात आए तो आपको इस तरह से डिराइव नहीं करना पड़े। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, अभी हमने बात किया कि L1 जो कि क्या हो जाएगा ax, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, जिसका कि इक्वेशन है ax1 ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तभी ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये लाइन पैरेलल है, देख लो a इज इक्वल टू b/b है ना, ab इज इक्वल टू ab है, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो फिर से हमको इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, mod ऑफ c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट में a² प्लस b²। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक सेट ऑफ पॉइंट से एक लाइन के बीच डिस्टेंस क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक लाइन का जनरल इक्वेशन दे दे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक सेट ऑफ पॉइंट दे दिया जाए इस तरह से कि आपके पास एक पॉइंट का पेयर बनाना है जो कि xi, y1 के पेयर के साथ रहे, सच डैट i का वैल्यू 1 2 नेचुरल नंबर रहे। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होता है तो हम इसके लिए यूज करते हैं कॉन्सेप्ट किसका, हम इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं SSE का। SSE क्या होता है, SSE होता है स्क्वायर्ड सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन। SSE क्या होता है, स्क्वायर्ड सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, किसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, यहाँ पर i कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर n तक वेरी करेगा, और हम बात कर रहे होंगे y1 yi माइनस m टाइम्स m क्या है, m स्लोप ऑफ द लाइन है, m xi माइनस c क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द लाइन है, इज इक्वल टू स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसका, आप बोलोगे भैया इसका यूज कहाँ पे है, व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक प्रोफेसर सर ने बताया, उसी को मैंने यहाँ पर ले लिया कि किस तरह से आप देखो कि हमें लिस्ट स्क्वायर को यूज करना है। तो लिस्ट स्क्वायर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक गिवन सेट ऑफ पॉइंट दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक लाइन बताइए जो कि बेस्ट फिट करेगा इन गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स का, दैट मीन्स एक लाइन बताइए जो कि इन सारे गिवन सेट ऑफ पॉइंट के साथ सबसे अच्छा कंसिडर, सबसे अच्छा कोलैबोरेट कर पाए, तो उसके लिए हम लिस्ट स्क्वायर का यूज करें। और क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन फॉर अ गिवन सेट ऑफ पॉइंट। यानी जब भी बेस्ट फिट लाइन पूछे, गिवन सेट ऑफ पॉइंट पूछे, तो आप एक बार लिस्ट स्क्वायर का जरूर देख लेना। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि आप नॉर्मल क्वेश्चन को भी इस तरह से पूछ सकते हो कि हमने आपको एक इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसी क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे कि अगर मेरे को एक लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी पता करना है, हम वो नहीं पूछकर हम आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड c दैट बेस्ट फिट द गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स। यानी कि m एंड c का वो वैल्यू बताओ, m एंड c का वो वैल्यू बताओ जो कि गिवन सेट ऑफ पॉइंट तो दिया गया है pxi yi का, वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 to n तक, उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं सिराम विदा लेता हूँ आपका मैथमेटिक्स वीक 2 के डिटेल रिवीजन लेक्चर से। बीच बीच में थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है ना, तो उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जरूर इसको इम्प्रूव करूँगा। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन